हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने मोनोटोनिक डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 3 करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर नॉट लेट। ये जो हमेशा बहुत लोग का एक्सक्यूज़ होता है ना कि बहुत लेट हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, यू आर नेवर टू लेट, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर जस्ट इन द मिडल ऑफ योर कम बैक स्टोरी। कभी भी स्टार्ट करोगे ना, उससे कुछ दिन के बाद आपको खुद फील होगा कि यू आर ऑन द ट्रैक। ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट राइट नाउ ऑल्सो, इट्स नेवर टू लेट। ओके, वीडियो नंबर 3 है मोनोटोनिक क्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 2 में हमने मोनोटोनिक स्टैक का पूरा डीप डाइव किया था, बहुत चीज़ें समझ ली थी हमने उसमें। आज मोनोटोनिक क्यू करेंगे और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोनोटोनिक स्टैक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर ज़्यादा वेरिएशंस है ना, लीड कोड में या तो कहीं पर भी। देखो, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एलिमेंट्स जो है ना, वो या तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर होते हैं। जैसे मान लेते हैं क्यों है, तो इसमें आप एलिमेंट डालोगे, अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो एलिमेंट्स जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, और अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्यू होगा तो ये इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स इनपुट होंगे। ठीक है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अभी सुनने को आपको मिलेगा, ध्यान रखना। इट इज़ ऑफन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डेक। ठीक है, डेक बहुत लोग DQ भी बोलते हैं। डेक, यूजिंग अ डेक अलाउइंग एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम बोथ एंड्स। ऑब्वियस बात है, डेक में कुछ खासियत भी होता है। जैसे नॉर्मल क्यू में क्या होता है, पुश करते हो तो यहाँ से पुश कर सकते हो पीछे से, एंड फ्रंट से फिर पॉप होता है। बट ये डेक की खास बात क्या है कि आप फ्रंट से पुश एंड पॉप कर सकते हो, और ये यहाँ बैक से भी पुश एंड पॉप कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग डेक के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्यू को। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यू। तो ऑब्वियस बात है, डिफिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो एलिमेंट होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, ओके। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका अरे है और ये आपका डेक है, तो और आपको बनाना है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डेक बनाना है। ठीक है, इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आपको बनाना है। तो मान के चलते हैं आपने यहाँ इंडेक्स आई पर हो, आपने देखा कि अभी डेक तो खाली है। अगर डेक खाली है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको इनपुट कर दो, आई इज इक्वल टू, हाँ मैंने क्या बोला था, हमेशा इंडेक्स ही डालना। ओके, इंडेक्स डालने का एक फ़ायदा है, वो आपको आगे दिख जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 0 डाल दिया। आई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर, 1 है। अब इंडेक्स आई मेरा आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अभी जो एलिमेंट है 3, और जो क्यू के बैक में जो एलिमेंट है, ये मेरा जो क्यू है इसके बैक में जो एलिमेंट है, अगर आप नोटिस करो तो ये एक्चुअली में बड़ा है, सॉरी छोटा है इस 3 से। तो देख रहे हो, अगर मैं 3 को यहाँ डालूंगा, आई इज इक्वल टू 1 को डालूंगा, तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स इनपुट हो रहे हैं, तो विच इज़ फाइन, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए था। ठीक है, तो इसको भी मैंने इनपुट कर दिया। अब आई यहाँ पर आया। अब देखो ध्यान देना, अभी यहाँ -1 है, अगर मैं इसको यहाँ इनपुट कर दूँ तो नोटिस कर रहे हो 3 के बाद -1 आ गया, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए था, इसीलिए -1 को मैं इनपुट करने से पहले जो बड़ा एलिमेंट है क्यू के बैक में उसको पॉप कर दूंगा, तो ये पॉप हो जाएगा। इसको मैंने हटा दिया। अब देखते हैं क्यू के बैक में क्या है, आई इज इक्वल टू 0 यानी कि 1 है। ये भी देखो -1 से छोटा है, मेरे करंट एलिमेंट से, सॉरी बड़ा है ना, क्योंकि देखो -1 को मैं यहाँ पुट करूँगा तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनपुट हो रहा है, तो वैसे ये गड़बड़ है। तो -1 को मैं अभी ना इनपुट करके इसको पॉप करूँगा, तो इसको पॉप किया। अब देखो डेक मेरा खाली हो चुका है, अब मैं -1 को यहाँ पुट कर सकता हूँ। इंडेक्स 2 का एलिमेंट है, वैल्यू है -1। ठीक है, अब आई मेरा यहाँ पर आया। ओके, अब देखो ये -3 है, तो और यहाँ पर जो मेरा एलिमेंट है क्यू के बैक में -1 है, तो और ये माइनस से अगर मैं पुट करूँ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया ना ये फिर से। तो ऑब्वियस बात है, मुझे इंक्रीजिंग चाहिए, तो -3 को अभी मैं नहीं डाल के इसको पहले पॉप करूँगा। ठीक है, पॉप किया, अभी क्यू मेरा खाली हो गया, तो -3 को यहाँ पर इनपुट कर दो, यानी कि आई इज इक्वल टू 3 को अपने यहाँ पर डाल दिया डेक में। ठीक है, अब आई यहाँ पर आया। अब देखा यहाँ पर 5 है, विच इज़ ग्रेटर देन डेक में जो बैक में जो एलिमेंट है ना, बैक में कौन सा एलिमेंट है, -3, और यहाँ 5 को इनपुट करूँगा तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनपुट होगा, तो वी आर गुड, मैं इसको डाल सकता हूँ। आई इज इक्वल टू 4 है, ये इंडेक्स 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर आई आ गया। अब देखो ये 3 है और यहाँ पर 5 है डेक के बैक में, तो ऑब्वियस बात है 3 यहाँ मैं इनपुट नहीं कर सकता, डिक्रीजिंग एलिमेंट हो रहा है। 5 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 को अभी मैं नहीं डालूंगा, पहले मैं पॉप करूँगा इसको। ठीक है, मैंने पॉप किया इसको, और यहाँ -3 है, तो 3 को मैं यहाँ डाल सकता हूँ, क्योंकि देखो अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, है ना। आई इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर 5। सिमिलरली अब आई यहाँ पर जब आएगा
तो ये 6 है और डेक के जो बैक में जो एलिमेंट है वो 3 है, तो इंक्रीजिंग एलिमेंट मिल गया मुझे, 3 से 6 जा रहा है, इंक्रीजिंग है ये, है ना। आई इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर जब आई मेरा यहाँ पर आया तो देखो ये 7 है विच इज़ ग्रेटर देन डेक के बैक में जो एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि 7 को यहाँ डाल दिया, इंडेक्स नंबर क्या है, आई इज इक्वल टू 7 है। अब आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, है ना। तो आपने एटलीस्ट ये तो समझ लिया कि किस तरह हम पॉप कर रहे थे और किस तरह एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे थे, एकदम एग्जैक्टली वो जैसे हमने मोनोटोनिक स्टैक में किया था ना, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट एकदम सेम तरीके से कर रहे थे, है ना। तो अगर आप नोटिस करो एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट से इनपुट हो रहे थे हमेशा, जहाँ भी डिक्रीजिंग हो रहा था मैं पॉप करता चला जा रहा था। तो इसका जो खानदानी टेम्पलेट होगा कोड का वो एग्जैक्टली सेम होगा जैसा स्टैक में हमने किया था। वहाँ पर हमने स्टैक लिया था, यहाँ पर हमने डेक लिया है, डेक, ठीक है। इट स्टोर्स इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। आई जीरो लेस देन आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, आई यहाँ पर मूव कर रहा था मेरा तो उसी का फॉर लूप लिखा है मैंने, ओके, ठीक है। ओ ऑफ एन यहाँ पर फॉर लूप चल रहा है। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, वाइल जब तक डेक एम्प्टी नहीं है ये एंड अरे डेक के बैक में जो एलिमेंट है ना, डेक के बैक में जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स यहाँ से मिल गया और अरे से मैंने एलिमेंट निकाल लिया। अगर वो बड़ा है मेरे करंट एलिमेंट से, ठीक है, तो डिक्रीजिंग बन जा रहा है मेरा ये सीक्वेंस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेक के बैक में जो एलिमेंट है उसको पॉप करना पड़ेगा। तो देखो पॉप करते चले जा रहे हैं क्योंकि हमें इंक्रीजिंग चाहिए। तो देख रहे हो इसका भी जो खानदानी टेम्पलेट है एग्जैक्टली वो मोनोटोनिक स्टैक की तरह ही है ना। और लास्ट में जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पर आएंगे तो तब मैं एलिमेंट आई को डाल सकता हूँ डेक में, ठीक है। तो मैंने इंडेक्स आई डाल दिया, इट मेंटेनिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो कोड एकदम जहन में बैठ गया होगा क्योंकि सेम खानदानी टेम्पलेट, ये सेम टेम्पलेट हमने मोनोटोनिक स्टैक के लिए भी लिखा था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्टैक के लिए, सेम यहाँ पर मोनोटोनिक क्यू में भी आपको देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पर डेक है और वहाँ पर स्टैक था, ठीक है। ये टेम्पलेट है जो अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बार हमने लिख लिया तो ध्यान में रह गया होगा। बट फिर से वही सवाल आता है कि चल भाई कर तो लिया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बना तो दिया हमने, बट फ़ायदा क्या हुआ ये करके, है ना। ऐसे किस तरह के क्वेश्चन है जहाँ पर ये हमारी हेल्प कर रहा है ना। तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट वही समझने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो का। हाउ डज़ दिस इवन हेल्प अस। अब एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, इसको एकदम याद रखना कि मोनोटोनिक क्यू जो है ना, इट इज़ ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ स्लाइडिंग विंडो। बहुत लोगों ने सुना भी होगा, हमने ऐसे पास्ट में प्रॉब्लम्स बनाए भी हैं जहाँ पर हमने स्लाइडिंग विंडो वाले प्रॉब्लम्स को मोनोटोनिक डेक की मदद से बनाया था। मोनोटोनिक क्यू या फिर मोनोटोनिक डेक बोल सकते हो, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हमने कौन सा प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व किया था पास्ट में। बट तब के टाइम में मैंने कंसेप्ट प्लेलिस्ट नहीं बनाया था इसका, तो अब मैं बना दे रहा हूँ। तो इसकी मदद से आप वो सारे क्वेश्चन बना पाओगे जहाँ पर स्लाइडिंग विंडो में मोनोटोनिक क्यू का यूज़ होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं किस तरह काम आता है ये। तो मान के चलते हैं आपको एक किसी ने बोला कि भाई तुमको एक अरे दे रखा है, आपको उस अरे के जितने भी सब अरेज है ना जिसका साइज़ के है, हर सब अरे का हैविंग साइज के का मिनिमम एलिमेंट आपको निकालना है। यू आर आस्क्ड टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन ऑल दी सब अरेज ऑफ साइज के इन अ गिवन अरे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये आपका इनपुट है और मान लेते हैं के आपका 3 दे रखा है, ठीक है। तो आपको हर 3 साइज़ के सब अरे में, 3 साइज़ का सब अरे बहुत सारा है, एक तो आपको ये दिख रहा है, फिर आपको एक ये दिख रहा है, फिर आपको एक ये दिख रहा है, फिर आपको एक ये दिख रहा है ना, फिर ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है ना, ठीक है। तो हर सब अरे ऑफ साइज़ 3 उसमें आपको मिनिमम एलिमेंट निकालना है। जैसे इस सब अरे में देखो, इस सब अरे में मिनिमम एलिमेंट कौन है, इस सब अरे में मिनिमम एलिमेंट -1 है, ठीक है। सिमिलरली इस सब अरे में देखो तो मिनिमम एलिमेंट क्या है, -3 है। सिमिलरली इस सब अरे में अगर आप ध्यान दो, यहाँ भी -3 ही है मिनिमम एलिमेंट, और सब अरे का साइज़ दिया हुआ है आपको, k = 3 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद भी -3 है इस वाले विंडो में, फिर इस वाले विंडो में मिनिमम एलिमेंट 3 है, इस वाले विंडो में मिनिमम एलिमेंट 3 है, ओके। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि आपको हर सब अरे ऑफ साइज़ k का मिनिमम एलिमेंट प्रिंट करके दिखाना है, ओके। चलो ये तो समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ ब्रूट फोर्स से सॉल्व करो, ब्रूट फोर्स इज़ वेरी सिंपल। इंडेक्स आई को यहाँ फिक्स करो, ठीक है, और एक और जे पॉइंटर ले लो जिसको आप आई से लेकर कहाँ तक जाओगे, वहाँ तक जाओगे जहाँ तक आपको विंडो 3 साइज़ का मिल जाए। यानी कि जे कहाँ से स्टार्ट होगा, आई से, और जे जो है <= आई प्लस के -1 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आई अभी 0 पर है ना, तो 0 + 3 -1 कितना आ गया, 2 आ गया।
यानी कि इंडेक्स नंबर 2 तक जाएगा, क्योंकि 0 से 2 तक जाएगा तो 3 साइज़ का विंडो मिल गया आपको, है ना। आई से लेकर आई प्लस के माइनस 1 तक जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो 3 साइज़ का विंडो आपको मिल जाएगा, मतलब के साइज़ का विंडो मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। ओके, तो सिंपली मैं क्या, कि मैंने जे पॉइंटर लिया, आई से लेकर आई प्लस के माइनस 1 तक गए, तो अभी आपको मिनिमम एलिमेंट 1 मिला, ठीक है। फिर जे मेरा जब यहाँ पर आया तो ये तो 3 है, बट मेरा मिनिमम एलिमेंट 1 है, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा मिनिमम एलिमेंट को। फिर जे यहाँ पर आया, अब मुझे -1 दिखा, विच इज़ बेटर देन माई प्रीवियस मिनिमम एलिमेंट, तो मैंने अपडेट करके -1 मिनिमम एलिमेंट को मार्क कर दिया। तो इस विंडो का मिनिमम एलिमेंट क्या निकला, -1 निकला, है ना। तो -1 आंसर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, आई आगे बढ़ेगा, अब आई यहाँ पर आ गया, फिर से वही काम करेंगे। जे यहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम एलिमेंट 3 है अभी के लिए। फिर जे यहाँ पर आया, मिनिमम एलिमेंट -1 हो गया। फिर जे यहाँ पर आया तो मिनिमम एलिमेंट -3 हो गया, तो इसके लिए -3 है मिनिमम एलिमेंट। फिर से वही होगा, जे मेरा यहाँ, आई मेरा यहाँ पर आएगा, फिर जे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, आप हर एक इंडेक्स आई के लिए के साइज का सब अरे पे इटरेट कर रहे हो। फिर आई जब यहाँ आएगा, फिर यहाँ से के साइज़ का सब अरे में इटरेट किया आपने, फिर आई जब यहाँ आएगा, फिर यहाँ से के साइज का सब अरे में अपने इटरेट किया, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, खुद सोचो कितना होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ओ ऑफ हर आई के लिए, यानी आई टोटल एन तक, एन एलिमेंट्स के लिए आप के साइज़ का सब अरे पे इटरेट मारो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू के हो गया। और वर्स्ट केस में के का वैल्यू अगर एन हुआ तो वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा सोल्यूशन, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो कोड भी अगर देखा है तो बड़ा सिंपल था, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। फॉर जे इज इक्वल टू आई से स्टार्ट होगा, जे लेस देन इक्वल टू आई प्लस के -1 जे प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना कि जे आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आप एक और चेक डाल सकते हो, एंड जे इज़ लेस देन एन जे प्लस प्लस, ठीक है। ओके, और अब बस आपको यहाँ पर क्या चेक करना था, मिनिमम वैल्यू एक निकाल के रखना है। मिनिमम वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लो, इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लो अभी के लिए, इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू आपने अब तक जितना निकाला है, नम्स ऑफ या फिर अरे ऑफ जे, ठीक है। जैसे ही फॉर लूप से निकलोगे, मतलब आपने के साइज़ के सबर में इटरेट कर लिया और आपको मिनिमम वैल्यू मिल चुका होगा अब तक, है ना। तो आप रिजल्ट में डाल दो, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, जो भी आपको मिनिमम वैल्यू मिला इस विंडो में। उसके बाद फिर आई मेरा आगे बढ़ेगा आई प्लस प्लस होके, फिर जे आई से लेकर आई प्लस के -1 तक जाएगा, और मिनिमम आपको एलिमेंट मिलता चला जाएगा हर विंडो के लिए। साफ साफ आपको दिख रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन टाइम्स के है, ओके। तो अब हम देखते हैं कैसे इसको ऑप्टिमली किया जा सकता है यूजिंग मोनोटोनिक डेक। तो चलो इसको ऑप्टिमली कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यू, ठीक है। तो ये मैंने डेक लिया है एक्चुअली में, और हम इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग रखेंगे और देखते हैं कैसे ये हेल्प करता है मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो मेरा करंटली आई मेरा यहाँ पर है, इंडेक्स नंबर 0 पर है। अभी मेरा क्यू तो खाली है, ठीक है। तो मैं आई इज इक्वल टू 0 यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ। अभी मेरा क्यू खाली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ नोटिस करो कि भाई आपका जो विंडो का साइज़ है वो 3 है ना। तो अभी 3 साइज़ का विंडो बना ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ बना है, अभी तो बस 1 साइज़ का विंडो बना है। जब आई कम से कम यहाँ तक पहुँच जाए तब 3 साइज़ का विंडो मिलना स्टार्ट होगा, है ना। ध्यान से सुनो, जब आई कम से कम इंडेक्स नंबर 2 तक पहुँच जाए, मतलब कहाँ तक पहुँच जाए, k-1 यानी कि इंडेक्स नंबर 2 तक पहुँच जाए, तब जाके 3 साइज़ का विंडो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आई यहाँ पर आएगा तो 3 साइज़ का विंडो अब इसको मिल चुका है। अब इसके बाद ये जितने बार भी शिफ्ट होगा ना, मान लेते हैं अब आई यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ से इस विंडो को इधर शिफ्ट करेंगे तो देखो 3 साइज़ का सब अरे फिर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अभी तो 3 साइज़ का विंडो मिला ही नहीं, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो अब आई मेरा आगे बढ़ेगा। अब देखो ध्यान देना, आई इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है ना क्यू में, जिसका मतलब क्या है, एलिमेंट नंबर 1 है। तो अभी देखो, तो करंटली मैं जिस एलिमेंट में हूँ वो 3 है, और मेरे क्यू के बैक में जो एलिमेंट है वो 1 है। क्या 3 उससे बड़ा है? यस बड़ा है, तो मैं इसको पुट कर सकता हूँ यहाँ पर। आई इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, वैल्यू क्या है उसकी 3 है, ठीक है, ओके। क्या अभी मेरा विंडो का साइज़ के बराबर हुआ? नहीं, अभी भी 2 ही है ना। मेरा के का वैल्यू 3 है, तो आई अभी भी आगे भागेगा, अभी 3 साइज़ का विंडो नहीं मिला है। तो देखो ये -1 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर -1 है, अगर मैं -1 को यहाँ लिख दूँ तो देखो डिक्रीजिंग हो जा रहा है एलिमेंट, 3 के बाद -1 हो जा रहा है।
तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं -1 को अभी ना डाल के पहले पॉप करूँगा। तो मैंने इनको पॉप किया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये तो अब वापस से देखते हैं, क्यू का बैक में अभी भी एक एलिमेंट ऐसा है, ये 1 है, और अगर इसके ऊपर -1 यहाँ लिख दे तो फिर से डिक्रीजिंग हो जा रहा है। तो -1 को अभी ना लिख के इसको भी पॉप करेंगे, तो ये भी पॉप हो गया। अब मेरा क्यू खाली हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर -1 को डाल सकता हूँ, यानी कि इंडेक्स कितना है, इंडेक्स नंबर 2 है, यहाँ -1 डाल दिया। अब देखो ध्यान दो, अभी आई जो है वो मेरा एक्चुअली कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू k-1 तो हो गया है, मतलब अब इसको 3 साइज़ का विंडो मिलने लग गया होगा। तो 3 साइज़ का विंडो सही में मिल गया अब इसको, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 3 साइज़ का विंडो अगर मिल गया है, और याद करो हम ये जो क्यू बना रहे थे, याद है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना रहे थे हर बार, ठीक है। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट सबसे छोटा होगा, उसके बाद वाला एलिमेंट उससे ही बड़ा होगा, उसके बाद वाला एलिमेंट उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो आप ये आराम से कह सकते हो कि मेरे क्यू के फ्रंट में जो एलिमेंट है ना, ये मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। अभी करंट विंडो जो भी था, करंट विंडो ये था ना, है ना। इस विंडो में जो जो एलिमेंट था उसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन करके यहाँ क्यू में रखा था, ठीक है। तो फ्रंट में जो भी एलिमेंट रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है वो मेरा मिनिमम एलिमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम मेंटेन करके चल रहे थे। तो मैं ब्लाइंडली ये कह सकता हूँ कि भाई क्यू डॉट फ्रंट में जो अभी एलिमेंट है ना, वो मेरे इस करंट विंडो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, मिनिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन था मेरा डेक, ठीक है। तो देखो तो क्या है, फ्रंट में कौन सा है, क्यू डॉट फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है, इंडेक्स 2 है। इंडेक्स 2 में कौन सा एलिमेंट है भाई, -1 है। और सही बात है, देखो इस विंडो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट -1 ही है, ठीक है। तो मेरा पहला आंसर -1 हुआ। यहाँ तक क्लियर है, ओके। चलो ये तो समझ में आ रहा है, सब कुछ काम भी कर रहा है। तो अब मेरा आई आगे बढ़ेगा। अब आई मेरा जब आगे बढ़ा तो मैंने देखा ये -3 है ना। और जो मेरा क्यू के जो भी मेरा डेक है, डेक के बैक में जो एलिमेंट है वो -1 है। तो -3 अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो देख रहे हो ये डिक्रीजिंग हो गया ना, -1 के बाद -3 मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है, बट मुझे इंक्रीजिंग चाहिए, मैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन चाहता हूँ, डेक चाहता हूँ। तो ऑब्वियस बात है -3 को मैं अभी नहीं पुट करूँगा, पहले पॉप करूँगा इसको। तो पहले मैंने इसको पॉप किया, अब मेरा क्यू ही खाली हो चुका है, तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसको यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, इंडेक्स नंबर 3 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है। अब एक बात याद करो, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ही आई ग्रेटर देन इक्वल टू k-1 हुआ, उसके बाद से इसको 3 साइज़ का विंडो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और सही बात है, 3 साइज़ का विंडो मिलना इसको स्टार्ट हो भी गया होगा। देखो पहला विंडो इसको ये मिला था ना, क्योंकि याद है आई यहाँ पहुँच चुका था। अब इसके बाद जब आई यहाँ आएगा, है ना, आई यहाँ पर आए तो के साइज़ का विंडो कौन सा है, ये है, और क्या है ना। विंडो बस शिफ्ट हो रहा है, पहले वो विंडो यहाँ पर था, अब आई थोड़ा आगे बढ़ा तो वो विंडो यहाँ हो गया के साइज़ का, ठीक है। और ध्यान दो, इस विंडो में अब आपको सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो ब्लाइंडली आंख बंद करके आप बता सकते हो कि आपके क्यू में जो भी आपका डेक आपने मेंटेन किया है, सिंस वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो उसका जो फ्रंट एलिमेंट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। फ्रंट एलिमेंट कौन सा है देखते हैं, इंडेक्स 3 वाला एलिमेंट। इंडेक्स 3 में कौन सा, -3। और सही बात है, देखो इस करंट विंडो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरा -3 है। देख रहे हो कैसे काम कर रहा है ये, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आई पहुँचा, ठीक है। अब देखते हैं, ये मेरा 5 है करंट एलिमेंट, और मेरे क्यू के फ्रंट में जो एलिमेंट है वो -3 है। तो मैं ऑब्वियस से डाल सकता हूँ इसको, है ना, आई इज इक्वल टू इंडेक्स 4, और यहाँ पर मैंने 5 को लिख दिया कि 5 है इंडेक्स 4 पर, ठीक है। और सिंस आई ग्रेटर देन इक्वल टू k-1 कब का हो चुका था, तो इसको 3 साइज़ का विंडो मिल रहा होगा हर बार, k साइज़ का विंडो हर बार मिल रहा होगा। तो अब मेरा विंडो ये है एक्चुअली में, है ना। और इस विंडो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन होगा, जो डेक के फ्रंट में होगा, लाइक ऑलवेज। तो डेक के फ्रंट में कौन है, देखो तो भाई -3 है ना, इंडेक्स नंबर 3 वाला एलिमेंट। तो -3 है, -3 को लिख दो, और एकदम सही आंसर निकल रहा है, देखो ध्यान दो, है ना। इस फ्रंट एलिमेंट में, इस एलिमेंट में, सॉरी इस विंडो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, -3 है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, इस विंडो को ध्यान से देखना ज़रा, इस विंडो में -1 भी था, है ना, लेकिन इस विंडो में -1 से भी छोटा एक एलिमेंट है, -3। तो -1 तो कतई मेरा आंसर नहीं हो सकता, है ना, -1 कतई मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो पता है ये स्लाइडिंग विंडो, मतलब ये मोनोटोनिक क्यू की खासियत यही है
कि वो अपने इस ये क्यू में ना रेलेवेंट एलिमेंट को ही रखता है। -1 रेलेवेंट था ही नहीं, है ना, -1 रेलेवेंट था ही नहीं, क्योंकि -3 एक और छोटा एलिमेंट आ चुका है, तो -1 को इसीलिए हमने पॉप कर दिया था। तो -3 अभी स्मॉलेस्ट है, तो ऑब्वियसली मेरा बेस्ट कैंडिडेट अभी के लिए यही है। बट अभी ओवर नहीं हुआ, अभी आगे जाओगे तो इस प्रॉब्लम का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता चलने वाला है। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा वो खुद। अभी आई मेरा यहाँ आगे बढ़ेगा अगर, ठीक है, यहाँ बढ़ा, ठीक है, इंडेक्स नंबर 5 पर आ गया आई, तो देखा यहाँ पर 3 है। अब डेक के बैक में देखो तो जो एलिमेंट है वो 5 है और 3 तो उससे छोटा है ना, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, इसीलिए 3 क्या बोलेगा, भाई इनको पॉप करो, तो इसको पॉप करेंगे सबसे पहले, पॉप बैक करेंगे तो ये पीछे से हट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये -3 है, तो 3 तो उससे बड़ा है, तो विच इज़ फाइन, है ना, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने 3 को इंसर्ट कर दिया, यानी कि इंडेक्स नंबर 5 इंसर्ट कर दिया, दिस इज़ फाइन। ठीक है, अब आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k-1 है क्या? हाँ, क्योंकि आई एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू k-1 हो गया था। आई जब यहाँ आया, इसके बाद आई जितना भी आगे जाएगा उसको एक एक 3 के साइज़ का विंडो मिलता चला जाएगा, है ना। तो अभी 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 विंडो कौन होगा, अगर इस आई की बात करें तो इसका विंडो ये होगा, है ना। अब हम इस विंडो की बात कर रहे हैं, ओके। तो इस विंडो में मिनिमम कौन है, -3 है, और ध्यान से देखो तो क्यू के फ्रंट में -3 लिखा हुआ है आपके लिए, तो ब्लाइंडली फिर से आप वही कर सकते हो, क्यू के फ्रंट में जो भी एलिमेंट है इंडेक्स नंबर 3 वाला में, यानी कि -3 है, वो आपका करंट विंडो का मिनिमम एलिमेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब बड़े गौर से सुनना, अब जो मैं कहने वाला हूँ, आई अब यहाँ पर आया, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना, यहाँ पर देखना, कुछ तो गलती हो रहा होगा और आप उसको करेक्ट कैसे करोगे वो देखना। आई यहाँ पर आया, ये है 6। आई ने देखा कि भाई डेक के बैक में जो एलिमेंट है वो तो मुझसे छोटा है, तो मतलब 6 को यहाँ लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर 6 हो गया, ये इंक्रीजिंग है विच इज़ फाइन। ठीक है, तो फिर से हम वही करेंगे कि इस विंडो का, अब ये विंडो कौन सा है वो ध्यान से देखना, ये करंट विंडो ये है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि करंट विंडो का मिनिमम एलिमेंट अगर आपको निकालना हुआ तो ब्लाइंडली क्यू के फ्रंट में देख लेना। तो क्यू के फ्रंट में अगर मैं अभी देखूं तो ये इंडेक्स नंबर 3 को पॉइंट कर रहा है, बोल रहा है -3 है मिनिमम एलिमेंट, बट भाई इस विंडो में -3 है ही नहीं, इस विंडो में जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स 3 है, देखो तो। बट करेंटली आप जहाँ खड़े हो, आई अभी कहाँ है पर आपका, अभी आप इंडेक्स 6 पर खड़े हो, और ये जो इंडेक्स 3 है भाई वो तो मेरे विंडो से बाहर चला गया, ये देखो, ये तो 3 साइज़ का विंडो ये है, उसके बाद ये बाहर चला गया मेरा, है ना। तो पता है हमें एक और चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई अगर आई अभी जहाँ पर खड़ा है ना, आई अभी जहाँ पर खड़ा है वहाँ से लेकर लेफ़्ट साइड में 3 साइज़ तक के विंडो में जो जो इंडेक्स आते हैं उन्हीं को रखना है हमें क्यू में, वरना बाकियों को हमें हटा देना पड़ेगा फ्रंट से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, फ्रंट से ही क्यों, क्योंकि फ्रंट वाले ही पुराने इंडिसेस हैं, है ना, मोस्ट प्रोबेबली फ्रंट वाले ही पुराने इंडिसेस होंगे। तो अब से बात है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, अगर करंटली आप आई पर खड़े हो, है ना, तो अगर आई माइनस के करोगे, मतलब आई आपका 6 है, 6 माइनस के मेरा कितना होगा, 3 हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, मतलब 3 या 3 से छोटे वाले जितने भी इंडिसेस होंगे ना वो मेरे इस विंडो में लाई ही नहीं करेंगे, है ना। जो ग्रेटर देन आई माइनस के होंगे वो ही मेरे इस विंडो में लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो मैं क्या करूँगा, लेस देन इक्वल टू आई माइनस के जितने भी इंडेक्सेस हैं मैं उनको फ्रंट से पॉप कर दूंगा। ठीक है, आई माइनस के से छोटे या इक्वल टू जितने भी इंडिसेस हैं, क्योंकि आई मेरा यहाँ पर है और के साइज़ का ही विंडो मुझे सिर्फ चाहिए, तो आई माइनस के से लेस देन इक्वल टू जितने भी इंडिसेस होंगे उसको मैं क्यू के फ्रंट से हटा दूंगा। तो अगर आप नोटिस करो, आई माइनस के क्या निकल कर आया, 6 माइनस 3, तो देखो क्यू के फ्रंट में जो इंडेक्स है क्या है, आई इज इक्वल टू 3 है क्यू के फ्रंट में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि क्यू के फ्रंट में जो इंडेक्स है वो एक्चुअली में लेस देन या फिर इक्वल टू आई माइनस के है। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू के पॉप से फ्रंट कर दो, हटा दो उसको, वो मेरे विंडो का हिस्सा ही नहीं है। अब क्यू डॉट पॉप फ्रंट करेंगे तो इसको हमें पॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक करेक्शन था जो हमें ऊपर के टेम्पलेट में करना पड़ेगा। ऊपर मैंने आपको टेम्पलेट दिखाया था ना, तो यहाँ पर वो चीज़ हमने मिस कर दिया था। यहाँ पर हमें विंडो को वैलिड भी बनाना है ना, तो वो अभी हम करेक्ट करेंगे इस टेम्पलेट को, है ना।
बट अभी के लिए आप ये देख लो कि ड्राई रन जब मैं करके दिखा रहा हूँ तो फिर उसी कोड को जो ख़ानदानी टेम्पलेट अभी हमने सीखा उसको करेक्ट भी कर देंगे। तो चलो ये लॉजिक लगा के पॉप करते हैं। इसको पॉप करना पड़ेगा, तो पॉप किया इसको, चलो बढ़िया। अब इस अभी अभी देखो तो क्यू के फ्रंट में क्या है, इंडेक्स 5 है। तो क्या 5 लेस देन इक्वल टू आई माइनस के है? नो, क्योंकि आई माइनस के क्या है मेरा 3 है ना। 5 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 3, तो इसलिए पॉप नहीं करेंगे, हम यहीं पर रुक जाएंगे। और अब देखो ध्यान दो, अभी आपके क्यू में जो इंडिसेस होंगे ना वो वैलिड इंडिसेस होंगे, मतलब करंट विंडो के ही इंडिसेस होंगे। देखो तो कौन कौन इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 3 है और इंडेक्स नंबर 6 है ना। इंडेक्स नंबर माय बैड इंडेक्स नंबर 5 है और इंडेक्स नंबर 6 है, मतलब ये और ये है ना। जो भी इंडिसेस होंगे वो करंट विंडो के ही होंगे, बाहर वाले को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। और एक और बढ़िया चीज़ नोटिस करो, इस इंडेक्स में 3 एलिमेंट है, एक तो 3 है, एक 6 है, एक 5 भी है। जब इसमें छोटा एलिमेंट 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है तब तो 5 तो कतई मेरा आंसर नहीं हो सकता, है ना। इसलिए 5 यहाँ पर प्रेजेंट है भी नहीं है ना। तो यही खास बात होती है कि इररिलेवेंट एलिमेंट को हम देखते भी नहीं है ना। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यू इसी में हमारी हेल्प करता है, इररिलेवेंट एलिमेंट को इसने एलिमिनेट कर दिया मेरे लिए। तो अब बस मुझे इतना देखना है कि चलो हमने तो विंडो श्रिंक कर दिया, जो आउटसाइड द विंडो तो उनको हमने रिमूव कर दिया। अब इस विंडो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन होगा, वही काम करो फिर से, ब्लाइंडली देख लो क्यू के फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है। आई इज इक्वल टू 5 में कौन सा एलिमेंट है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस विंडो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 होगा। देखते हैं, सही बात है। देखो इस विंडो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 3 है, और ये मेरे क्यू के फ्रंट में प्रेजेंट भी था। देख रहे हो ब्यूटी, इट वर्क्स लाइक अ चार्म, इट वर्क्स लाइक मैजिक एक्चुअली में। बट आपको अगर इसके बैकग्राउंड समझ जाओ कि किस तरह काम कर रहा है तब तो बड़ा इजी है इसका कोड लिखना। कोड तो खैर छोटा सा टेम्पलेट है, वो याद भी रह जाएगा, है ना। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आई यहाँ पर आगे बढ़ा, ठीक है। अभी ये 7 है, अब क्यू के बैक में देखो तो 6 है, तो 7 ऑब्वियस है उससे बड़ा है, तो हम इंक्रीजिंग बनाना चाह रहे हैं तो 7 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स आई इज इक्वल टू 7 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी लेकिन एक और चीज़ आपको करना पड़ेगा, ये 7 को इंसर्ट करने से पहले मैंने क्या बोला, विंडो देख लेना कि आउट ऑफ द विंडो जो भी इंडेक्स है उनको आप हटा देना, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, क्यू डॉट फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है, इंडेक्स आई इज इक्वल टू 5 है। क्या ये लेस देन इक्वल टू आई माइनस के है क्या, आई का वैल्यू 7 है, के का वैल्यू 3 है, 7 माइनस 3, तो 5 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है कि क्यू के फ्रंट में जो इंडेक्स है वो वैलिड है, करंट विंडो में ही होगा, है ना। तो करंट विंडो कौन सा है मेरा, देखो तो ये है मेरा करंट विंडो। इस करंट विंडो में इंडेक्स नंबर 5 है, इंडेक्स नंबर 6 है, इंडेक्स नंबर 7 है, मतलब वैलिड इंडिसेस ही होंगे। और इस विंडो के कौन कौन से, और इस विंडो मतलब क्यू में अभी जो इंडेक्स है वो करंट विंडो के ही होंगे। देखो ध्यान दो, इंडेक्स 5 है, इंडेक्स 6 है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब तो विंडो भी श्रिंक कर दिया मैंने, अब 7 को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, 7 को डाल दिया, आई इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर 7 है ये, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ कि भाई क्या है इस विंडो का मिनिमम एलिमेंट, ब्लाइंडली क्यू का डॉट फ्रंट होगा उसका मिनिमम एलिमेंट। देखो ध्यान दो, इंडेक्स 5 वाला एलिमेंट यानी कि 3, और सही बात है, देखो इस विंडो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 ही है, तो यहाँ पर ब्लाइंडली मैंने क्यू डॉट फ्रंट लिया यानी कि 3 लिख दिया, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब आई मेरा आगे आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो कितना ब्यूटीफुली अपने मोनोटोनिक क्यू की मदद से निकाल लिया, है ना। तो याद करो आपको यहाँ पर निकालना क्या था, सब अरे गिवन था, उसका फिक्स साइज भी दे रखा था कि के साइज़ का सब अरे होगा, ठीक है। और आपको मिनिमम निकालना था, है ना। तो इसको स्लाइडिंग विंडो मिनिमम प्रॉब्लम भी बोलते हैं, बहुत फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डेक, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डेक यूज़ किया हमने। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा आसान है निकालना इसका, हमेशा की तरह वैसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। मैंने क्या बोला, कोई भी एलिमेंट को आप 2 बार विजिट करते हो, एक बार उसको पुश करते वक्त, एक बार उसको पॉप करते वक्त, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइम्स n होगा, यानी कि इसको आप कह सकते हो O ऑफ n है ना। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n कहलाएगा, क्यों, क्योंकि भाई आपने एक्स्ट्रा स्पेस लिया है मोनोटोनिक क्यू। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो अपने प्रीवियस टेम्पलेट जो हमने पढ़ा था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यू का, उसको अभी हम करेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ तक सब कुछ सही था हमारा, बस एक गलती हमने यहाँ पर क्या मिस कर दिया, इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, जो आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि ये स्लाइडिंग विंडो के साथ ही यूज़ होता है ये प्रॉब्लम मोस्टली, तो आउट ऑफ द विंडो जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने रिमूव किया ही नहीं। मतलब अगर आप करंटली आई इंडेक्स पर हो तो आई से लेकर
लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ तक के इंडेक्स होना चाहिए, सच दैट इतने ही इंडेक्स होने चाहिए सच दैट के साइज़ का विंडो बन पाए। तो उसके अलावा जो आउटसाइड उस विंडो के जो इंडेक्सेस हैं उनको हमें रिमूव करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमें ये चीज़ इंश्योर करना चाहिए था कि वाइल नॉट ऑफ डेक डॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात तो। एंड अगर डेक के फ्रंट में जो इंडेक्स है ना, अगर वो लेस देन इक्वल टू आई माइनस के होता है, इसका मतलब हमें उसे हटा देना चाहिए क्योंकि आउटसाइड द विंडो का इंडेक्स है वो, है ना। तो डेक डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब आपको रियलाइज़ हो चुका होगा कि क्यों मैं शुरू से ही कहता आ रहा था कि इंडेक्स स्टोर किया करो, वो चाहे वो मोनोटोनिक स्टैक हो चाहे वो मोनोटोनिक क्यू हो, है ना। क्योंकि देखो आप आराम से डेक डॉट फ्रंट में इंडेक्स आपको मिल पा रहा है, तभी तो आप पता कर पा रहे हो कि वो आउटसाइड द विंडो का इंडेक्स है कि नहीं, है ना। इसीलिए हमेशा इंडेक्स स्टोर किया करो। दैट वाज द रीज़न आई वाज स्ट्रेसिंग कि इंडेक्स ही स्टोर करो हमेशा। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने ये करेक्शन तो कर दिया, है ना, ये इंपॉर्टेंट करेक्शन था एक्चुअली में हमारा, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो दोबारा से ये चीज़ विजिट होगा, यही कंसेप्ट दोबारा से यूज़ भी होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा। ओके, और एक और चीज़ आपने देखा होगा लास्ट में कि सिंस ये स्लाइडिंग विंडो के साथ यूज़ होता है, तो जब हम डेक में पुश करते हैं किसी एलिमेंट को, है ना, तो उसके बाद यहाँ पर हम चेक करते थे कि अगर इफ़ मेरा आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस वन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ वी विल बी गेटिंग के साइज विंडो, है ना। इसके बाद ही मुझे के साइज विंडो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस वन हो गया तो। ठीक है, अगर विंडो मिल गया है तो मैंने क्या बोला था, मेरे रिज़ल्ट में आराम से मैं मिनिमम एलिमेंट निकाल सकता हूँ। पुश फ्रंट रिजल्ट डॉट पुश बैक, रिजल्ट में अपना क्या डाल रहा है, मिनिमम एलिमेंट डालना है, तो वो मेरे डेक के फ्रंट में होगा, डेक डॉट फ्रंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि इट विल स्टोर मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, आई होप ये टेम्पलेट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट हमने किया है अभी, ओ ऑफ एन टाइम में हम चले गए, सोचो। और ये टेम्पलेट बहुत जगह मैंने एक्चुअली में बताया भी है आपको पास्ट में किसी प्रॉब्लम में, बट कभी भी तब मैंने कंसेप्ट प्लेलिस्ट कवर नहीं किया था। तो अब कंसेप्ट प्लेलिस्ट कवर कर दिया है, तो अब आपको वो सारी चीज़ें और भी ईजी लगने लगेंगी, है ना। तो वो उन प्रॉब्लम्स को हम दोबारा विजिट करेंगे ताकि रिविज़न हो सके हमारा। सिंस अब आपने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यू अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, तो सिमिलरली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्यू भी काम करता है एकदम सेम तरीके से। बस इसकी खास बात ये रहती है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को स्टोर करता है। ठीक है, तो इसका कोड एग्जैक्टली सेम होगा, एग्जैक्टली सेम जो हमने ऊपर लिखा। बस यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो ये है ना, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो। और डेक के बैक में जो एलिमेंट है ना, वो अगर छोटा निकल आया करंट एलिमेंट आई से, तो हम पॉप कर देंगे डेक के बैक को। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं अगर ये 5 है और अरे आई मेरा 6 है करंट एलिमेंट, तो देख रहे हो इंक्रीजिंग बन रहा है, मुझे इंक्रीजिंग नहीं, मुझे डिक्रीजिंग चाहिए, है ना। तो उस केस में मैं पॉप करता रहूँगा। क्यों पॉप कर रहा हूँ? क्योंकि अब मुझे डिक्रीजिंग चाहिए। तो यहाँ पर कमेंट में मैंने लिखा था ना इंक्रीजिंग चाहिए, तो ये मैं हटा के डिक्रीजिंग लिख देता हूँ। तो देख रहे हो, देखा जाए तो मोनोटोनिक स्टैक और मोनोटोनिक क्यू का नेचर बिल्कुल सेम है, दोनों कोड बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर अरे का ये ऑपरेटर का यहाँ पर डिफरेंस है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, है ना। बाकी सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, है ना। यहाँ पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम पुश करेंगे अपने क्यू में। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, है ना। और यहाँ पर आपको डेक डॉट फ्रंट से क्या मिल जाएगा इस बार, खुद सोचो। सिंस ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन करके चल रहा है एलिमेंट्स को, तो डेक के फ्रंट में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, तो आपको मैक्स एलिमेंट मिल जाएगा, है ना। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो। हमने इससे पहले क्या सॉल्व किया था, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना कि आपको के साइज़ का सबअरे, हर के साइज़ के सबअरे का मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। इस बार आप आराम से सॉल्व कर सकते हो
के साइज सब अरे में मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ सकते हो आराम से यूजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग डेक। ठीक है, तो असल में एक बहुत फेमस प्रॉब्लम भी है ये, लीड कोड नंबर 239 स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम है ना, और वो प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी यहाँ बता रखा है ना। इस पर वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया भी था, आप चाहे तो देख सकते हो इस वीडियो को, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि जाओ और इस प्रॉब्लम को स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम लीड कोड नंबर 239 को खुद से सॉल्व करो। कुछ है नहीं, सेम कोड चिपकाना आपको ये वाला, बट बिना देखे करने की कोशिश करो, है ना। स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, और आप प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्यू के लिए पूछ रहा है, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें कुछ चीज़ रियलाइजेशन हो चुका है, कुछ चीज़ हमें ध्यान देना, या तो याद भी रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं कि भाई मोनोटोनिक क्यू या फिर डी क्यू है ना। एक्चुअली में प्रॉब्लम में कभी भी आपको ऐसा फील हो कि विंडो की बात हो रही हो, एक पर्टिकुलर विंडो साइज़ की बात हो रही हो, है ना, गिवन हो के, और साथ में मैक्स या मिन निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर कभी भी किसी प्रॉब्लम में इस तरह का कुछ रिक्वायरमेंट दिखता है, ठीक है, तो एक बार ज़रूर से सोच लेना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्यू के बारे में। ठीक है, और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यू किस चीज़ में हेल्प करता है, मिनिमम एलिमेंट निकालने में हेल्प करता है, मिनिमम इन द विंडो। और ये आपको कहाँ से मिल जाता है, जो भी आपका डेक होता है ना उसके फ्रंट से मिल जाता है आपको एक बार में मिनिमम एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पर डेक डॉट फ्रंट से आपको क्या मिल जाता है, मैक्स एलिमेंट मिल जाता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्यू से। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे अच्छे वेरिएशंस आते हैं मोनोटोनिक क्यू के पर। ठीक है, तो कुछ फेमस प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम, स्लाइडिंग विंडो मिनिमम। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ के साइज सब अरे इज 1, ये भी आप बना सकते हो खुद से। शॉर्टेस्ट सब अरे विद सम एटलीस्ट के, कंस्ट्रेंट सबसीक्वेंस सम, ये सब का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, जंप गेम 6, जंप गेम 6 अच्छा प्रॉब्लम है, और एक्चुअली में ये कॉम्बिनेशन है मोनोटोनिक क्यू और डीपी का। ठीक है, इवन कंस्ट्रेंट सबसीक्वेंस सम भी कॉम्बिनेशन है मोनोटोनिक क्यू और डीपी का, या नहीं डीपी का नहीं, आई थिंक क्यूमुलेटिव सम का था, है ना। मतलब कॉम्बिनेशन भी पूछा जा सकता है आपसे, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मोनोटोनिक क्यू का नहीं पूछेगा, मतलब मोनोटोनिक क्यू होगा, साथ में साथ कुछ और भी पूछ सकता है, कंबाइन करना पड़ेगा आपको कंसेप्ट को, जैसे डीपी कंबाइन कर लिया तो प्रॉब्लम हम लोग जब बनाएंगे तो हमें समझ में भी आएगा कि किस तरह कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, और मैं कैसे इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करता हूँ वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोनोटोनिक क्यू डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, कभी कभी डायरेक्टली आ सकता है, कभी कभी मोनोटोनिक क्यू इन कॉम्बिनेशन विथ क्यूमुलेटिव सम आ सकता है, मोनोटोनिक क्यू इन कॉम्बिनेशन विद डीपी आ सकता है, मोनोटोनिक क्यू इन कॉम्बिनेशन विद डीपी प्लस क्यूमुलेटिव सम भी आ सकता है, इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। जैसे ही मुझे हिंट मिल जाता है ना कि वो मोनोटोनिक डेक का प्रॉब्लम है, जैसे ही हिंट मिलता है तो मैं बिना कुछ सोचे समझे अपना जो इनपुट है ना उसमें मोनोटोनिक डेक लगाने लग जाता हूँ। ठीक है, लगाने लग जाता हूँ, और जैसे ही लगाने लगता हूँ तो मुझे क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायरमेंट जब समझ में आता है ना तो खुद ब खुद मैं अपने कोड को, अपने रिक्वायरमेंट को चेंज करता चला जाता हूँ। मान लेते हैं मैं मोनोटोनिक डी क्यू डेक बना रहा था, मुझे बीच में रियलाइज़ हुआ कि अच्छा क्यूमुलेटिव सम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो मैं क्यूमुलेटिव सम के लिए एक अरे ले लूँगा, है ना, रिक्वायरमेंट बेसिस पे। बट सबसे पहले तो ये पकड़ में आ गया ना, यही सबसे बड़ा काम था कि ये आपने पकड़ा कि नहीं, ये पकड़ लिया, उसके बाद फर्दर धीरे धीरे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्यूमुलेटिव सम की रिक्वायरमेंट है, क्यूमुलेटिव सम के लिए एक अरे ले लो, या फिर डीपी की रिक्वायरमेंट है, डीपी के लिए एक अरे ले लो। ठीक है, वो हम खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं प्रॉब्लम पढ़ के। यहाँ तक क्लियर है? तो आई होप मोनोटोनिक क्यू या फिर मोनोटोनिक डेक, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम रेडी हो चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट मैं चाहता हूँ बिना देखे आप स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम अभी सॉल्व करके कमेंट में मुझे बताओ कि आप सॉल्व कर पाए कि नहीं, लीड कोड नंबर 239। ओके, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।